गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपना सेकेंड पीपीटी कंटिन्यू करते हैं, एक्सपांशन वाल्व्स। पहले में हमने देखे थे एक्सपांशन वाल्व्स क्या है। अब उसको अच्छी तरह से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस पीपीटी के अंदर और देखते हैं उसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले हम चले जाते हैं एक्सपांशन वाल्व्स के अंदर, जो पहले मैंने अभी बताया था पहले पीपीटी में। एक्सपांशन वाल्व्स है क्या? टाइप्स, कैपिलरी ट्यूब जो मैंने बताया था आपको, क्या है? कांस्टेंट लोड, लोड बढ़े या कम हो उतना ही रेफ्रिजरेंट पास करना। ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व, लो साइड। ये 5 प्रकार के जो है ऑटोमेटिक, थर्मोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक, हाई साइड और लो साइड, ये 5 प्रकार के जो एक्सपांशन वाल्व्स है, ये सारे के सारे वेरिएबल लोड, यानी लोड बढ़ेगा तो रेफ्रिजरेंट ज्यादा पास करेंगे और लोड कम हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट कम पास करेंगे। कैपिलरी ट्यूब कांस्टेंट लोड, यानी उतना ही काम करता है। अब देखते हैं इनको कैसे और क्यों ये होता है। सबसे पहले देखते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ये मेरा कंडेंसर का आउटलेट है। एक्सपांशन वाल्व फिट होता है कंडेंसर के बाद और इवोपरेटर से पहले। अब यहां से ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस हाई कंडेंसर के पाइप से जाता है। अब आगे जाने का रास्ता छोटा है और ये है इवोपरेटर। अब आगे जाने का रास्ता छोटा होने के कारण, बारीक होने के कारण रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में जाएगा और ये रास्ता जितना बारीक और जितना लंबा होगा उतना देरी से पहुंचेगा और कम पहुंचेगा। अब ऊपर गेज के अंदर आप देखोगे 270 PSIG, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, इसके बारे में हम प्रेशर के अंदर सीख चुके हैं। तो प्रेशर 278 PSIG है। जब आगे जाता है थोड़ा थोड़ा करके और जब इवोपरेटर में पहुंचता है तो आगे का एरिया बढ़ जाता है और आगे का जब एरिया बढ़ता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि लिक्विड की मात्रा कम है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। आप देख सकते हैं 278 से वो डायरेक्टली 70 PSIG पे आ गया, यानी उसका प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया और वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड बन जाती है। और ऐसे टाइम पे अक्सर क्या होता है, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और वो अपने आप की थोड़ी सी गर्मी खींच के थोड़ा सा वेपर बन जाता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 75-25 के रेशियो के अंदर वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में चला जाता है। और ये है, मैंने बताया जैसे, ये मेरा कांस्टेंट लोड, यानी कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हर प्रकार के रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स, वाटर कूलर्स और डोमेस्टिक एयर कंडीशनर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहां पे लोड उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है, कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व। नाम से ही पता चलता है ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑटोमेटिकली क्या है? इसके अंदर आप देखोगे कि ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कंडेंसर से और ये रास्ता जाता है इवोपरेटर को। यहाँ पे बीच में एक डायफ्राम लगा हुआ है, ये नीडल और सीट है। अब ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग क्या करता है? इसको नीचे की तरफ प्रेस करता है। अब यहां से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है। अब हाई टेम्परेचर प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर भर जाएगा। अब इसके अंदर भरेगा तो ये क्या करेगा? प्रेशर बढ़ने के कारण इस चीज को क्या करेगा? ये इसको ऊपर की तरफ धक्का मार देगा। अब इसको ऊपर धक्का मारेगा तो ये स्टेम ऊपर चली जाएगी और ये रास्ता बंद हो जाएगा, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे जाने से बच जाएगा, इवोपरेटर की ओर जाना बंद हो जाएगा। अब इवोपरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां से इवोपरेटर में से वो इवोपरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्मी खींचेगा और जल्दी जल्दी वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा और कंप्रेसर की ओर चला जाएगा और खाली होने लगेगा। और जैसे ही खाली होगा तो यहां का जो रेफ्रिजरेंट है ये क्या करेगा? ये इवोपरेटर की ओर भागने लगेगा, यहाँ का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ये क्या होगा? ये स्प्रिंग इसको धक्का मारेगा, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा और डायफ्राम नीचे आएगा, ये डंडी नीचे आ जाएगी जिसको हम स्टेम बोलते हैं और ये नीडल और सीट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही नीडल और सीट ओपन होगा तो क्या होगा? रेफ्रिजरेंट वापस एक बारी फिर क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आगे छोटे से रास्ते में से यहां जाता जाएगा। अब आगे का प्रेशर मेंटेन करता है ये कांस्टेंट प्रेशर
एक्सपांशन वाल्व भी बोला जाता है। यानी इवोपरेटर में इतना प्रेशर रखना है, वो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है, ना प्रेशर को कम होने देता है ना ज्यादा होने देता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व, और इसका कुछ कमर्शियल एयर कंडीशनिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूं, वो है थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व। थर्मो यानी टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर से कंट्रोल होता है, तापमान से कंट्रोल होता है। अब क्या है, ये उस ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व की तरह ही है, मगर इसके आगे देखोगे डायफ्राम के आगे एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, और ये कैपिलरी ट्यूब के आगे एक सेंसिंग बल्ब लगा हुआ है। इस पूरे के पूरे सेंसिंग बल्ब से लेके उस डायफ्राम तक, यानी कि इस जगह से लेके ये कैपिलरी ट्यूब के होते हुए यहां तक पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है इसके अंदर। रेफ्रिजरेंट वोलेटाइल लिक्विड रहती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, एक्सपांड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। अब क्या होगा, इसको इवोपरेटर के लास्ट कॉइल पे लगा दिया जाता है। अब यहां से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वाल्व के अंदर जाता है। अब आगे जाने का रास्ता कम है, तो धीरे धीरे करके ये इवोपरेटर में चली जाती है। अब जैसे जैसे इवोपरेटर में लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन के आगे गई, तो क्या हो जाएगा, इवोपरेटर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से भरता जाएगा और एकदम चिल्ड हो जाएगा और आसपास की गर्मी खींचना शुरू करेगा। जितना गैस बन जाएगा उतना ठीक है। अब जितना लिक्विड की ओर बनना शुरू हो जाएगा, गैस नहीं बन रहा है तो वो लिक्विड यहां से जाना शुरू होगी, यानी यहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और यहां का टेम्परेचर कम होगा तो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड बन जाएगा। गैस ज्यादा जगह लेती है, लिक्विड कम जगह लेती है, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर। और जब रेफ्रिजरेंट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा तो स्टेम ऊपर की तरफ जाएगी और ये नीडल बंद हो जाएगा, यानी रेफ्रिजरेंट आगे जाना बंद हो जाएगा। अब रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जाएगा इवोपरेटर में, तो क्या होगा, जितना इवोपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट है, जैसे जैसे वो गर्मी खींचेगा आसपास की, वो गैस बन जाएगा और कंप्रेसर की ओर चला जाएगा और इवोपरेटर खाली होने लगेगा। और जैसे ही खाली होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये रिमोट बल्ब जो है इसके यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो गैस बन जाएगी, और गैस बनेगी तो इसका एरिया बढ़ेगा, और इसका एरिया यहाँ पे बढ़ेगा तो वो इसको यहाँ पे धक्का मारेगा और ये डायफ्राम को नीचे पुश करेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, स्टेम नीचे जाएगी और ये रास्ता ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो वापस यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो इवोपरेटर की ओर जाना शुरू। अब यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट की फ्लो कौन सी चीज कंट्रोल करती है इस एक्सपांशन में, वो है रिमोट बल्ब का सेंसर। ये सेंसिंग बल्ब जो है ये क्या काम करता है, इसको सेंस करता है कि अगर यहां का टेम्परेचर बढ़ गया तो रेफ्रिजरेंट अंदर आना शुरू हो जाएगा, और रेफ्रिजरेंट कम हो गया तो रेफ्रिजरेंट को रोक देगा। यानी ये टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन। इसका एक और नया वर्जन है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। अब इसके अंदर भी वही चीज है, मगर देखोगे इसको कंट्रोल करने, डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा स्टेप मोटर यहां पे लगाया गया। अब ये स्टेप मोटर क्या है, 1596 स्टेप्स हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। एक छोटा सा 8 ट्रे वाला थ्रेडिंग वाला बोल्ट लगाया हुआ है, उस मोटर को चलाता है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे इस मोटर के साथ में मोटर का कनेक्शन चला जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ में कनेक्टेड है वो टेम्परेचर सेंसर। जैसे उसके अंदर हमने सेंसर देखा था, इसके अंदर भी सेंसर है। ये सेंसर इवोपरेटर के लास्ट कॉइल के ऊपर जाके टच हो जाता है। अब इवोपरेटर के लास्ट कॉइल के ऊपर ये सेंस करेगा टेम्परेचर, तो ये जैसे ही वहां पे ठंडक आ जाएगी पूरी तरह से, ये माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा, और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस मोटर को ऑन करेगा। अब कितना ऑन करेगा वो टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो मोटर को ज्यादा देर तक चलाएगा, और टेम्परेचर कम बढ़ा तो मोटर को कम चलाएगा। यानी ये प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट काम करता है, और एक्यूरेसी की वजह से आज इसका ज्यादा इस्तेमाल किया।
थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व सेम है। दोनों सेंसर्स टेम्परेचर के हिसाब से काम करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स है, और दूसरे जो है एक सेंसर रेफ्रिजरेंट के साथ में काम करता है, टेम्परेचर के हिसाब से दोनों चलते हैं। ये थे कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब मैंने बताया है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कांस्टेंट लोड यानी विंडो एयर कंडीशनर्स, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, डीप फ्रीजर्स, बॉटल कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स यानी सारे प्रकार के डोमेस्टिक एयर कंडीशनर्स में इसका इस्तेमाल है। ऑटोमेटिक, थर्मोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉनिक, इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे बड़े टाइप के कमर्शियल एयर कंडीशनिंग्स के अंदर, जैसे VRV एयर कंडीशनर्स, इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे अगर हीट लोड बढ़ेगा तो ये रेफ्रिजरेंट को ज्यादा भेजेंगे और हीट लोड कम हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट को कम सप्लाई करेंगे। ओके, तो इस पीपीटी में हमने क्या देखा है? हमने सबसे पहले देखे हैं एक्सपांशन वाल्व के टाइप्स, उनका वर्किंग कैसे होता है और उनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।